गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज अकाउंटेंसी क्लास 12 बोर्ड आईएससी और सीबीएसई का एक चैप्टर फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज को डिस्कस करूंगा। ठीक है, अंडर दिस लेक्चर बैलेंस शीट के कंटेंट्स को, बैलेंस शीट का फॉर्मेट के अंदर क्या क्या कंटेंट आता है, एक एक आइटम को समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ये देखिए फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज चैप्टर का नाम है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 में फिनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया है। ए सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, फिनेंशियल स्टेटमेंट एक सेट है, उस सेट में कंपनी को क्या क्या इंक्लूड कराना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बैलेंस शीट बना के उसके साथ एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में बैलेंस शीट बनाना होगा। उस सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पहला आइटम बैलेंस शीट होता है। दूसरा आइटम को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल सकते हो, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम हो गया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। उस ईयर का आपको प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होगा। तीसरा आइटम है कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर। एक स्टेटमेंट बनाना होगा कैश का इनफ्लो आउटफ्लो एज पर AS 3 होता है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दिखाना होगा। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इक्विटी, अगर ये अप्लीकेबल है, इसको बोलते हैं इफ अप्लीकेबल, तो आपको एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इक्विटी दिखाना होगा और साथ में एक्सप्लेनेटरी नोट्स देयर टू। ओके, तो अगर कोई भी कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है तो बोला गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ए सेट ऑफ फॉलोइंग्स: बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इक्विटी एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ए समराइज्ड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग डाटा प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, दैट इज आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। कोई भी कंपनी अगर साल भर बिजनेस करता है तो 1 ईयर का सबसे पहले उसको रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, दैट इज जर्नल, लेजर, कैश बुक, डे बुक एटसेट्रा, बहुत सारा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। और उस बुक्स ऑफ अकाउंट से एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उसको एक ट्रायल बैलेंस बनाना होगा। और विथ दैट ट्रायल बैलेंस, उसी ट्रायल बैलेंस से हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं ईयर एंड में। तो देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज समराइज्ड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग डाटा। ये साल भर के अकाउंटिंग डाटा का समरी फॉर्मेट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, यहां देखिए सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13 requires every company to prepare its financial statement every year in the prescribed form. सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 का कहना है कि एवरी कंपनी, प्रत्येक कंपनी को ईयर एंड में अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होगा और वो भी इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। जो फॉर्म कंपनी एक्ट में बताया गया है आपको उसी फॉर्म में बनाना होगा, वही कंटेंट्स दिखाना होगा और वो दिया गया है एज गिवन इन शेड्यूल 3। सारा फॉर्म शेड्यूल 3 में दिया गया कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 में अंडर शेड्यूल 3 आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है उसका फॉर्मेट है, फॉर्म्स है, उस फॉर्मेट को ही फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होगा। ये सेक्शन 129 एवरी कंपनी के ऊपर मैंडेटरी कर दिया। ओके, अब आते हैं शेड्यूल 3 है क्या। शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13 प्रोवाइड्स द मैनर, वो तरीका बताता है इन विच ए कंपनी शैल प्रिपेयर इट्स बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट या एटसेट्रा। शेड्यूल 3 आपको वो मैनर, वो फॉर्म, वो तरीका बताता है जिस तरीका से कोई भी कंपनी अपना बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या नोट्स टू अकाउंट को प्रिपेयर करेगा। इसका मतलब हो गया शेड्यूल 3 आपको वे बता देगा कि आपको इस वे से और ये फॉर्मेट के हिसाब से आपको अपना बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या नोट्स टू अकाउंट या एटसेट्रा आपको बनाना, प्रिपेयर करना है। शेड्यूल 3 में
पार्ट 1 बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। शेड्यूल 3 पार्ट 1 के हिसाब से बैलेंस शीट और शेड्यूल 3 पार्ट 2 के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जनरली हम लोग फाइनल अकाउंट बोलने का मतलब बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस को ही समझते हैं। तो बैलेंस शीट को अगर आपको बनाना है तो वो फॉर्मेट फॉलो करना होगा शेड्यूल 3 पार्ट 1। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को बनाना है तो उसके लिए फॉर्मेट का फॉलो करना होगा शेड्यूल 3 पार्ट 2। हम लोग का आईएससी के सिलेबस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, ओनली बैलेंस शीट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, ये रख दिया आपके सामने बैलेंस शीट। पहले जानिए बैलेंस शीट क्या है। बैलेंस शीट इज ए फिनेंशियल स्टेटमेंट दैट समराइजेस कंपनीज क्या क्या एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर्स इक्विटी कहने का मतलब कैपिटल प्लस प्रॉफिट एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। ईयर एंड में कंपनी का बैलेंस शीट बनता है। तो बैलेंस शीट है क्या? बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स। बैलेंस शीट में टोटल सारा एसेट्स रहता है। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी रहेगा और कैपिटल रहेगा। तो कंपनी के लिए उसको बोला जाता है शेयर होल्डर्स इक्विटी, दैट इज कैपिटल एंड प्रॉफिट। ठीक है, These 3 बैलेंस शीट सेगमेंट्स, इसमें एक्चुअली 3 नाम है, एसेट्स, लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो these 3 बैलेंस शीट सेगमेंट आर एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। ये 3 है, शो करता है कंपनी किस चीज का मालिक है, कंपनी ओन्स क्या करता है, कंपनी के पास अपना क्या है और कंपनी का ओज क्या है, दैट इज ओज माने लाइबिलिटी, देना बाकी है। तो इसका मतलब बैलेंस शीट में सिर्फ 3 आइटम को ही ध्यान देना है, एसेट्स को, लाइबिलिटी को एंड इक्विटी को। इक्विटी मींस कैपिटल एंड प्रॉफिट को। बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इज प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द सेम प्रिंसिपल फॉलोड इन द प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। कहने का मतलब जब हम लोग प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का या पार्टनरशिप बिजनेस का जो बैलेंस शीट बनाते हैं, उसके बैलेंस शीट को बनाने का जो प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, उसी प्रिंसिपल को फॉलो करके कंपनी का बैलेंस शीट बनाया जाता है। बट डिफरेंस है प्रेजेंटेशन का। देखिए यहां पे लिख दिए हैं, हाउ एवर इट डिफर्स फ्रॉम देम इन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में बहुत बड़ा चेंजेज है। नॉर्मल किसी भी प्रोप्राइटरशिप और बैलेंस शीट का जो प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का बैलेंस शीट बनता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, कंपनी का बैलेंस शीट वर्टिकल बनाते हैं। प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के बैलेंस शीट में हेड मेंटेन करना मैंडेटरी नहीं है, कौन किस हेड में आएगा ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। बट कंपनी का बैलेंस शीट तो शेड्यूल 3 पार्ट 1 के हिसाब से बनाना है, प्रॉपर हेड्स रहता है। तो बोला गया डिफरेंस क्या है, तो प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। कंपनी का जो बैलेंस शीट बनेगा उसका फॉर्म फिक्स है, पार्ट 1 शेड्यूल 3 कंपनी एक्ट 30। तो नॉर्मल अगर प्रोप्राइटर का बैलेंस शीट बनाए तो देखिए उसका लुक क्या होता है, यहां देख लीजिए, दे रहे हैं बैलेंस शीट एज एट, एक डेट दे देते हैं। ये होता है लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। जितना भी एसेट्स होगा प्रोप्राइटर या पार्टनर का यहां लिख देंगे, से गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, कैश एंड बैंक। जो भी एसेट्स हो हेडिंग मेंटेन करना जरूरी नहीं है, सारा एसेट्स के लिस्ट को एसेट्स में डाल दीजिए। इस साइड में आता है कैपिटल, इसमें प्लस हो जाएगा प्रॉफिट। कोई भी लायबिलिटी, लोन, क्रेडिटर, bills payable, outstanding expenses, etc. and then total must be equal. अगर इस वे में बैलेंस शीट बनता है तो इसका प्रिंसिपल का अगर बात करें तो प्रिंसिपल हुआ कि इसमें ओनली एसेट्स जाएगा इस साइड में और इधर जाएगा ओनली लायबिलिटी, लायबिलिटी के साथ कैपिटल प्लस प्रॉफिट। ये हो गया आपका प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप का बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की तरह ही हमेशा बनेगा, चाहे वो प्रोप्राइटर हो पार्टनर हो।
लेकिन जब कंपनी का बैलेंस शीट बनाएंगे तो वो भी एसेट्स लायबिलिटी को लेके ही बनाएंगे। ओनली एसेट्स लायबिलिटी को डिस्क्लोज करते हैं और साथ में शेयर होल्डर्स इक्विटी को डिस्क्लोज करेंगे। लेकिन इसका गेटअप फॉर्मेट ऐसा नहीं होगा, प्रेजेंटेशन बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। उस प्रेजेंटेशन का नाम है आपका पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। चलिए चलते हैं इस पार्ट 1 शेड्यूल 3 के फॉर्मेट की तरफ। ओके, ये रख दिया आपके सामने एक फॉर्मेट, बैलेंस शीट ऑफ कोई भी एक कंपनी होगा लिमिटेड एज एक्ट, एक डेट हो जाएगा, ये बनेगा आपका शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। पार्टिकुलर्स ये रहेगा नोट नंबर के लिए, ये करेंट ईयर रुपीस, बगल वाला प्रीवियस ईयर रुपीस। ओके, अब देखिए इसका बैलेंस शीट में हेड्स कैसे मेंटेन करेंगे। सबसे पहले आप इक्विटी एंड लायबिलिटीज दीजिएगा, ये देना जरूरी नहीं है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये हेडिंग हो गया। इसके अंडर में आएगा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में आप कम से कम 2 आइटम जरूर लाइए, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। अब शेयर कैपिटल में कौन कौन आएगा, रिजर्व सरप्लस में कौन कौन आएगा, उसको हम लोग नोट्स टू अकाउंट बना के देखेंगे। तो उसका नंबरिंग दे देते हैं, पहले फॉर्मेट लिख लेते हैं, उसके बाद नोट्स बनाएंगे तो नोट 1 नोट 2 दे देते हैं। अब प्लस और एक खास बात कि हम आइटम्स को रिड्यूस किए हैं, जितना ओरिजिनल फॉर्मेट में है सारा आइटम नहीं लिख रहे हैं। एज ए स्टूडेंट आपको सारे आइटम का जरूरत नहीं पड़ेगा। इस लेक्चर के लास्ट में बुक का फॉर्मेट आपके सामने रख देंगे, जिसमें आपको ये भी दिखा देंगे कौन कौन सा आइटम हम रिकॉर्ड नहीं किए थे। ठीक है, अब इसके बाद बी नंबर लाएंगे, नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज में लाएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इसको भी नोट से बताएंगे, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ईच एंड एवरी आइटम को हम नोट के थ्रू आपको क्लियर बताएंगे, इसके अंडर में कौन कौन आएगा। सी नंबर लाएंगे करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। करेंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स, अदर करेंट लायबिलिटी, अदर करेंट लायबिलिटी, एंड लास्ट आइटम शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इसके बाद ये टोटल हो जाएगा, दिस इज टोटल। ये हो गया आपका पूरा लायबिलिटी। 3 हेड मेंटेन किए, शेयर होल्डर्स फंड 2 आइटम, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। नॉन करेंट लायबिलिटी 2 आइटम, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। करेंट लायबिलिटी 4 आइटम, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल, अदर करेंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब बढ़ते हैं एसेट्स की तरफ। एसेट्स, एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स, इसमें लाएंगे फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट 2 टुकड़ा करेंगे, टेंजिबल, इनटेंजिबल। इसका भी सेपरेट नोट बना के दिखाएंगे 9, 10। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इसका नोट नंबर दिए 11। और लाते हैं आपको करेंट एसेट्स।
करेंट एसेट्स में करेंट इन्वेस्टमेंट, करेंट इन्वेस्टमेंट नोट नंबर 12, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज नंबर देते हैं 13, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल 14, शॉर्ट टर्म कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से 15, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस से 16 एंड लास्ट अदर करेंट एसेट से 17। ये हो गया टोटल। तो ऐसे ही बैलेंस शीट काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ये फॉर्मेट कुछ शॉर्ट किए हैं तो आपके सामने 17 नोट्स टू अकाउंट है। ये सिर्फ हम फॉर्मेट लिखे हैं। एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, वहां से 2-3 आइटम इग्नोर किए हैं। करेंट एसेट का सारा आइटम लिखे हैं, करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर करेंट एसेट्स। फिर ये टोटल ऊपर वाले टोटल के साथ मैच कर जाएगा तो हम लोग समझिए सही बना है। ये करेंट ईयर का फिगर रखेंगे, प्रीवियस ईयर का फिगर एज ए स्टूडेंट आपका ब्लैंक चला जाएगा। तो ये हो गया बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अब हम आपको आगे बताएंगे एक एक नोट्स टू अकाउंट बना के किस सब हेडिंग का कंटेंट क्या है, किसके अंडर में कौन कौन सा आइटम आता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आप कंटेंट की तरफ। नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले एक नंबर लाते हैं शेयर कैपिटल। एक नंबर नोट्स टू अकाउंट में लिखे थे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखा जाता है। ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब हुआ रजिस्टर्ड कैपिटल। कंपनी का जितना ऑथोराइज्ड कैपिटल होगा उसका नंबर देंगे। इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज, यहां नॉमिनल वैल्यू 10 रुपया या 100 रुपया दिया जाता है ईच। ऑथराइज्ड कैपिटल क्वेश्चन में बता देने से नंबर और रुपीज फिलअप कर देते हैं। अगर नंबर नहीं बताया गया है तो डॉट डॉट इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 या 100 ईच लिख के डॉट डॉट। अगर इसके बाद आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल भी वैसे ही नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे देते हैं। इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 या 100 जो भी हो ईच। नंबर मालूम रहने से नंबर फिलअप करेंगे, अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट को क्लोज कर देंगे। अच्छा, और एक खास बात, शेयर 2 टाइप का होता है, इक्विटी एंड प्रीफरेंस। अगर प्रीफरेंस रहा तो यहाँ प्रीफरेंस शेयर को भी इंक्रीज करा देंगे, तब 2 हो जाएगा, इक्विटी शेयर, प्रीफरेंस शेयर। इशूड भी रहा 2 तो इक्विटी शेयर, प्रीफरेंस शेयर। हम एक शेयर का लेके चले, इक्विटी शेयर। अब इसके बाद आएगा सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब जितना शेयर पब्लिक परचेज किया है, एक्वायर किया है, उसको सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं। अगर कॉल सीनेरियर रहा, अगर कॉल सीनेरियर रहा, शेयर फुल्ली पेड नहीं रहा, तो सब्सक्राइब को 2 पार्ट में कर देंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, इसमें देंगे डॉट डॉट इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज डॉट डॉट ईच फुल्ली पेड अप। जो फुल्ली पेड अप है उसको यहां दे दिए। अच्छा, जो पार्टली पेड है, नॉट फुल्ली पेड है, उसको देंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, बट नॉट फुल्ली पेड अप। उसके लिए यहां दे देंगे डॉट डॉट इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज डॉट डॉट ईच फुल्ली कॉल्ड अप। उसका अमाउंट दे दिया जाएगा
और कॉल सीनेरियर को माइनस कर देंगे। कॉल सीनेरियर जो रहेगा इसमें से रिड्यूस कर देंगे। अगर शेयर फॉर फ्यूचर रहा तो शेयर फॉर फ्यूचर को प्लस कर देंगे। इसको आउटर कॉलम में लेंगे और ये टोटल हो जाएगा और यही नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल के नाम से अपना बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। तो जब भी आप शेयर कैपिटल का वर्किंग करोगे तो आपको शेयर कैपिटल, ऑथोराइज, इशूड एंड सब्सक्राइब 3 पार्ट में शो करना होगा। अगर शेयर के साथ कॉल सीनेरियर है तो सब्सक्राइब को भी 2 टुकड़ा में करेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। इसके बाद नोट नंबर 2 बनेगा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में कंपनी का जो भी प्रॉफिट हो से जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, और भी हो सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जो भी रिजर्व ऑफ द कंपनी है उसको यहां ले लेंगे। और भी आ सकता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर प्रॉफिट है क्रेडिट है तो पॉजिटिव, अगर डेबिट है या डेफिसिट है तो निगेटिव। तो जनरली मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन में ये रिजर्व मिला, और भी रिजर्व हो सकता है, से कैपिटल रिजर्व। इसको यहां लिख के प्लस कर लिए और कोई भी लॉसेस या एक्सपेंसेस है तो माइनस कर देंगे, सच एज से लेस कर देंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन, और भी कोई नाम हो सकता है। कंपनी का जो भी लॉसेस होगा वो रिजर्व सरप्लस से ही लेस कर दिया जाएगा और ये जो बच गया दिस इज रिजर्व सरप्लस। ये रिजर्व सरप्लस बैलेंस शीट नोट नंबर 2 में चला जाएगा। जैसे बैलेंस शीट में नोट लिखे हैं उसी का ये कंटेंट आपको बता रहे हैं। से नंबर 3 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में कंपनी अपना लोन को देता है, से कोई भी डिवेंचर हुआ, डिवेंचर, या आप बोल सकते हो टर्म लोन या बैंक लोन भी बोलते हैं इसको। क्लियर? इसको हम लोग और देते हैं पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट, या इसको फिक्स्ड डिपॉजिट भी बोल सकते हैं। तो किसी भी टाइप का अगर लोन कंपनी के पास हो, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में रखा जाएगा। ठीक है? इसके बाद आते हैं नंबर 4 लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में एम्प्लॉई से रिलेटेड होता है। एम्प्लॉई बेनिफिट फंड, ग्रेच्युटी फंड, कोई भी फंड जो एम्प्लॉय से रिलेटेड हो, एम्प्लॉय बेनिफिट फंड, ग्रेच्युटी फंड एटसेट्रा, उसको लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में रखा जाएगा। तो एज पर क्वेश्चन जो आइटम आ सकता है, पॉसिबिलिटी जिसका है, उसको लेके ये नोट्स टू अकाउंट बना दिए। आपको देखिए 4 नोट्स टू अकाउंट आपको देखने को मिल रहा है फिलहाल। शेयर कैपिटल ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब के रूप में। रिजर्व सरप्लस में कौन कौन सा आइटम एक्सपेक्टेड है, आ सकता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, यहां तक हम नॉन करेंट लायबिलिटीज कवर कर गए। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 देते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स था वैसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में एक ही चांस ज्यादा रहता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आएगा, या आप बोल सकते कोई शॉर्ट टर्म लोन लिखा हो तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में ले लेंगे। नंबर 6 लाते हैं ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स में 2 ही आइटम का चांस है। एक है आपका
सन्ड्री क्रेडिटर्स और दूसरा है बिल्स पेएबल। सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेएबल मिलके बन जाएगा आपका ट्रेड पेएबल। ओके। नंबर 7 अदर करेंट लायबिलिटी। अदर करेंट लायबिलिटी में कोई भी एक्सपेंसेस हो आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, चाहे एक्सपेंसेस का नाम सैलरी, वेजेज, रेंट कुछ भी हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डिवेंचर, इंटरेस्ट ड्यू, अनपेड या उसको बोलते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड, और एक नाम देते हैं आपको कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। अब इसको यहीं पर रख लेते हैं। ये हो गया इसका टोटल। किसी भी सब हेड में बहुत सारा कंटेंट्स होता है, सारा कंटेंट्स लिख पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक। फिर भी जो क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है उनका नाम दे दे रहे हैं। नंबर 8 शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में एक ही नाम का चांस है ज्यादा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऐसे करके लायबिलिटी साइड से हम आपको 8 आइटम दिए थे इन द बैलेंस शीट। वो 8 आइटम का आपको नोट्स दिखा दिए, आप पहले फिर से देख लो। 1 नंबर शेयर कैपिटल है, 2 नंबर रिजर्व सरप्लस, 3 नंबर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, 4 नंबर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, नंबर 5 शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, नंबर 6 ट्रेड पेएबल, नंबर 7 आपका अदर करेंट लायबिलिटीज एंड नंबर 8 शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है, अब चलिए चलते हैं एसेट्स की तरफ। ये देख लीजिए, बैलेंस शीट को एक बार फिर से आपके सामने रख दिए। 1 नंबर शेयर कैपिटल, 2 नंबर रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल, अदर करेंट लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ये हो गया लायबिलिटी टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब एसेट्स की तरफ नोट्स बढ़ाएंगे। एसेट्स में दिखाएंगे आपको फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल, इनटेंजिबल, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर करेंट एसेट्स। ठीक है, अब चलिए उसको आगे बढ़ाते हैं। एसेट्स का नोट्स दिखाते हैं, 8 नंबर तक हुआ था। अब नंबरिंग को कंटिन्यू करते हैं। नंबर 9 फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में जनरली लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर, इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल्स, लाइव स्टॉक्स, जिसको हम लोग फिक्स्ड एसेट के रूप में जानते हैं। टेंजिबल जो विजिबल है उसको टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के घर में रखेंगे। अगर इससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो माइनस करके शो करेंगे। नंबर 10 फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल में सबसे पॉपुलर नेम होता आपका गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, और भी बहुत सारा नाम होता है। एज पर क्वेश्चन आपको 3 नाम जरूर मिलता है, गुडविल, पेटेंट और ट्रेडमार्क्स। तो इसलिए लिस्ट पूरा कंप्लीट नहीं लिख पाएंगे, जितना जरूरी है उतना शो कर रहे हैं। आपको 11 नंबर में लाते हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर या डिवेंचर, इन्वेस्टमेंट इन
बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज, नॉर्मल केवल इन्वेस्टमेंट दिया रहता है तो उसको भी हम नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट एज्यूम कर लेते हैं और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के सब हेडिंग में उसको ला देते हैं। इसके बाद नंबर आते हैं 12, करेंट इन्वेस्टमेंट। करेंट इन्वेस्टमेंट में आप एक ही चीज लाओगे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अगर क्वेश्चन में मार्केटेबल सिक्योरिटीज दिखता है तो वो करेंट इन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाएगा। नंबर 13 लाते हैं इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक से रिलेटेड सारा आइटम, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स एटसेट्रा, ये सारा आ गया इन्वेंट्री के रूप में। इसको प्लस कर देंगे, ये हो गया हम लोग का इन्वेंट्रीज। इसके बाद लाते हैं आपका ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल कहने का मतलब सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर में से अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रहे तो माइनस कर दिया जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब ये डेटर आउटर में जाएगा। और एक नाम बिल्स रिसीवेबल, इसको प्लस कर देंगे, ये हो गया हम लोग का ट्रेड रिसीवेबल। तो ऐसे करके आपको एसेट साइड का अगर आप देखो तो फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल इंटेंजिबल का एक लिस्ट तैयार किए, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आया, इन्वेंट्री, उसके बाद लाए ट्रेड रिसीवेबल। अभी बाकी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 15 लाते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश बैलेंस, कैश चाहे जैसा भी हो, और बैंक बैलेंस चाहे जैसा भी हो, कोई भी बैंक हो, कैश और बैंक बैलेंस मिला देंगे, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहलाएगा। ओके। नंबर 16 शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में नॉर्मल कोई एडवांसेस हो, स्टाफ एडवांसेस हो, क्लियर, या एडवांस टैक्स हो, इसको शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के कॉलम में रख लेंगे, क्लियर। और लाते हैं आपको अदर करेंट एसेट्स। अदर करेंट एसेट्स में कोई भी एक्सपेंस प्रीपेड हो, दैट इज एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, या एक्रूड इनकम हो, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, एक्रूड इंटरेस्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो ये अपना नोट्स टू अकाउंट हो गया एसेट्स के लिए। आप एक बार एसेट्स को देख लो, जो एसेट्स लिखे हैं वही नंबरिंग का नोट्स टू अकाउंट भी प्रिपेयर किए हैं। फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल इंटेंजिबल, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर करेंट एसेट्स। 17 नंबर है, आप यहां देखो 17 नंबर है। बैलेंस शीट में कभी कभी कोई कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी देता है जो बैलेंस शीट में तो आता नहीं है, लेकिन उसको नोट्स टू एडवांस में दिखा सकते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी बोल के, जैसा कि बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, ओके, या डिस्प्यूटेड क्लेम। और एक बहुत खास इंपॉर्टेंट आइटम प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में रखा जाता है, ठीक है, बैलेंस शीट का आइटम नहीं है। इसको ऐड कर देंगे और ये कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा, बस नोट्स में आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके आपको बैलेंस शीट बना दिए।
चलिए आपको फॉर्मेट दिखाते हैं, जो ओरिजिनल फॉर्मेट कंपनी एक्ट का है उसमें बहुत सारा आइटम है, अपने आइटम थोड़ा रिड्यूस किए हैं, आपको बताएंगे कौन कौन सा आइटम हमने इग्नोर किया है। ठीक है, ये आपके सामने ओरिजिनल फॉर्मेट शेड्यूल 3 पार्ट 1 बैलेंस शीट का ओरिजिनल फॉर्मेट रख दिया। जब हम लोग फॉर्मेट लिखे हैं तो इसमें से बहुत सारा आइटम को मेंशन नहीं किए हैं जो अपने क्वेश्चन में जनरली देखने को नहीं मिलता है। जैसे आप देखो, इक्विटी एंड लायबिलिटीज हेडिंग दिए, शेयर होल्डर्स फंड लिखे, शेयर कैपिटल लिखे, रिजर्व सरप्लस लिखे, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट को इग्नोर कर दिए, जल्दी देखने को नहीं मिलता है। ये 2 नंबर हेड ही मिसिंग कर दिए, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी जल्दी नहीं मिलता है, इसलिए ये 2 आइटम को इग्नोर कर दिए। तो इसका नंबरिंग 2 हो गया। नॉन करेंट लायबिलिटी, जिसमें देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को लिखे हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को लिखे हैं, डेफर्ड टैक्स नेट नहीं लिखे हैं, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं रिकॉर्ड किए हैं। ठीक है, हमने उसी आइटम को लिखा है जो आईएससी सीबीएसई क्वेश्चंस में जनरली पाया गया है या पाया जाता है। ओके, उसके बाद आए हैं करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी में हम चारों नाम लिखे हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल, अदर करेंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, देन दिस इज टोटल। ये करंट ईयर का फिगर है। तो हम लोग लायबिलिटी साइड से ये 4 आइटम को हम इग्नोर करते हैं। इसके बाद बढ़े हैं एसेट्स की तरफ। एसेट्स में देखिए नॉन करेंट एसेट, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल, इनटेंजिबल लिखे हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अगर क्वेश्चन में मिलता है तो आपको इंटेंजिबल के नीचे लाना होगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और ठीक वैसा ही इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट हम अपने फॉर्मेट में इस दोनों को इग्नोर कर दिया। उसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट लिखे हैं और ये 3 आइटम इग्नोर कर दिए, डेफर्ड टैक्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, यहां से 3 आइटम इग्नोर किए हैं। अब फिक्स्ड एसेट्स से ये 2 आइटम इग्नोर किए। इसके बाद आपका करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स को हम पूरा लिखे हैं, दैट इज करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस एंड अदर करेंट एसेट्स। तो ये हो गया आपका ओरिजिनल फॉर्मेट जो शेड्यूल 3 पार्ट 1 कंपनीज एक्ट 2013 का है, लेकिन हमने आपको जो फॉर्मेट डिस्कस किया उसमें थोड़ा सा आइटम कम लिखे हैं। ठीक है, फाइनल अकाउंट के सेकेंड पार्ट को प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 2, इसका ओरिजिनल फॉर्मेट लिख दिए। ठीक है, ये ओरिजिनल फॉर्मेट आपके सामने रखा हुआ है, बहुत सारा आइटम दिया हुआ है, आप इस फॉर्मेट को देख लो। इसके बाद हम लोग उस फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे जिसको जनरली हमको बनाना है कॉर्पोरेट अकाउंट में, फाइनल अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उन्हीं सभी आइटम्स को लेके हम एक फॉर्मेट डेवलप करेंगे जो एग्जाम में यूजफुल होता है। ये इसका ओरिजिनल फॉर्मेट रहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट बोलते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? इट इज ए फिनेंशियल स्टेटमेंट दैट समराइज कंपनीज इनकम एंड एक्सपेंसेस। ये समरी फॉर्मेट है। किसका समरी फॉर्मेट है? इनकम और एक्सपेंस का ऑन ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम और से एट द एंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर। ये एसर्टेन करता है कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न किया या कंपनी को कितना लॉस हुआ, इस बात का डिटर्मिनेशन स्टेटमेंट ऑफ पीएल से बनाया जाता है। इसका जो फॉर्मेट बनाते हैं उस फॉर्मेट को बोलते हैं पार्ट 2 और शेड्यूल 3 ही रहता है। पार्ट 2 शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 में इसके फॉर्मेट को दिया गया है, दैट फॉर्मेट इज पार्ट 2। यहां देखिए फॉर्मेट का नाम दे दिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2 शेड्यूल 3। अब इस फॉर्मेट में क्या आएगा? चूंकि ये पीएल अकाउंट है तो सबसे पहले सेल आना चाहिए। सेल का नाम इस फॉर्मेट में चेंज किया गया है, नाम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहां ब्रैकेट में जानकारी के लिए सेल्स लिख दिए। तो सबसे पहले सेल्स को दे देते हैं। इसके अलावा भी इक्का दुक्का छोटा मोटा इनकम होता है, लाइक दैट डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कमीशन रिसीव्ड
रेंट रिसीव्ड, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और कंपनी बिजनेस में एक इनकम होता है जिसका नाम है ट्रांसफर फी। तो अगर ऐसा कोई इनकम होता है तो अदर इनकम के नाम से वो रख देंगे। फिर इस दोनों को जोड़ेंगे, दिस इज आवर टोटल रेवेन्यूज, ये कंपनी का फुल एंड फाइनल इनकम हो गया। सेल्स के साथ अदर इनकम जोड़ दिए। ये जो सेल्स है, अगर रिटर्न मिलता है सेल्स रिटर्न, तो इस सेल्स से रिटर्न को माइनस कर दिया जाता है। अब इसके बाद एक्सपेंसेस का लिस्ट चालू होगा। पहला एक्सपेंसेस का नाम दिया गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, रॉ मटेरियल खरीद के फिर प्रोडक्शन करता है, तो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में रॉ मटेरियल कंज्यूम, दैट इज मटेरियल कंज्यूम के नाम से एक खर्च दिखाई देगा। अदरवाइज क्या दिए, परचेज दिए। इसके बाद ये चेंज इन इन्वेंट्री, या इसको चेंज इन स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं। चेंज इन इन्वेंट्री करने का मतलब ओपनिंग क्लोजिंग को सेपरेट नहीं लिखा जाता है, ओपनिंग में से क्लोजिंग को माइनस करके लिखते हैं। ओपनिंग से क्लोजिंग माइनस करके लिखेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे, इफ ओपनिंग स्टॉक इज 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक इज 80,000, तो 1 लाख में से 80,000 माइनस करेंगे तो यहाँ 20,000 नॉर्मल पॉजिटिव है लिख देंगे। उल्टा सोचा जाए, इफ ओपनिंग स्टॉक इज 80,000, क्लोजिंग स्टॉक इज 1 लाख, तो 80,000 से 1 लाख माइनस करेंगे तो 20,000 निगेटिव, तब उसको यहाँ ब्रैकेट में डाल देंगे। फिगर इन ब्रैकेट्स इंडिकेट निगेटिव, ठीक है। इसके बाद है ये इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इम्प्लॉय से रिलेटेड सैलरी, वेजेज, बोनस, कमीशन, इम्प्लॉय का मेडिकल एक्सपेंस, ईएसआई, पीएफ, इम्प्लॉय से रिलेटेड कुछ भी अगर खर्चा होता है तो वो इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में देते हैं। फाइनेंस कॉस्ट, जो लोन लिए थे, जो डिवेंचर उवेंचर था, उसका इंटरेस्ट को फाइनेंस कॉस्ट के नाम से पुकारते हैं। ये आ गया डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। टेंजिबल एसेट पे डेप्रिसिएशन होगा, इनटेंजिबल पर एमोटाइजेशन होगा, तो इसलिए उसका नाम दिया गया डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। इसके अलावा बिजनेस का बहुत सारा ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है, लाइक दैट प्रिंटिंग, स्टेशनरी है, इंश्योरेंस है, ट्रेवलिंग है, पोस्टेज है, बैड डेट है, बहुत सारा खर्चा, एडवर्टीजमेंट है। ऐसे करके जितना भी बिजनेस का एक्सपेंडिचर है जो ऊपर ये 6 नाम में नहीं आ पाया, उसको अदर एक्सपेंस से दे देंगे। अब यहां इसको जोड़ दिया गया, दिस इज द टोटल एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। ये टोटल रेवेन्यू था सीरियल नंबर 3 में। सीरियल नंबर 4 में टोटल एक्सपेंस है, टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंस बाद दे देंगे तो नाम हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सपोज ये 1,20,000 आया, फिर क्वेश्चन में टैक्स का परसेंटेज देता है 50, तो 1,20,000 का 50% निकालेंगे तो 60,000, फिर माइनस करके क्लोज कर देंगे। तो सीरियल नंबर 6 इज प्रोविजन फॉर टैक्स, अब माइनस करके फाइनल आंसर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये रख दिया आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का डिटेल्स। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में एक्चुअली है क्या, सेल्स, और सेल्स से सेल्स रिटर्न, दैट इज रिटर्न इनवर्ड, को माइनस कर देंगे। तो सेल्स से रिटर्न अगर माइनस कर दे तो वो आपका बन जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। दूसरा आइटम आता है उसमें अदर इनकम, जितना भी छोटा मोटा मिसलेनियस टाइप का इनकम, सन्ड्री इनकम होगा, सबको अदर इनकम्स में लाते हैं। जैसे कुछ नाम लिख दिया आपको, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ओके। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बोलिए या इन्वेस्टमेंट बोलिए, रेंट रिसीव्ड, बैड डेट रिकवर भी एक इनकम होता है। अब प्रोविजन फॉर बैड डेट जो ट्रायल बैलेंस के अंदर में होता है, ओपनिंग प्रोविजन जिसको बोलते हैं वो, और भी एक्स्ट्रा एंड ईटीसी और भी होता है। तो कोई भी छोटा मोटा इनकम अदर इनकम के रूप में कंसीडर किया जाएगा, ओके। अब इसके बाद एक्सपेंसेस में आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल कंज्यूम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में देखा जाएगा। जनरली मटेरियल कंज्यूम में ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। अगला आइटम आता है परचेज ऑफ स्टॉक। परचेज ऑफ स्टॉक में आपका परचेज आएगा, अब परचेज से लेस रिटर्न हो जाएगा, दैट इज परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा परचेज ऑफ स्टॉक या इन्वेंट्री भी बोलते हैं इसको, ओके। इसके बाद एक आइटम आता है चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री में आपको बताए थे ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया जाता है। तो चेंज इन इन्वेंट्री में
ओपनिंग स्टॉक पहले लिखेंगे, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे। अगर क्लोजिंग स्टॉक एक ज्यादा रहा, एक्सेस रहा, तो आंसर आपका निगेटिव आ जाएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक लोअर रहा तो आंसर आपका पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया 5 आइटम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख दिए, आपका अदर रेवेन्यू लिख दिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड रखे, इसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक दैट इज परचेज रखे, आ चेंज इन इन्वेंट्री। ओके, इसके अलावा आपका इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आता है। इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में इम्प्लॉय से रिलेटेड कोई भी खर्चा आ सकता है, जैसे वेजेज, सैलरी। अगर वेजेज सैलरी में आउटस्टैंडिंग रहा तो प्लस कर लेंगे, आउटस्टैंडिंग होने से प्लस, एडवांस होने से माइनस कर लेंगे। ओके, इसके अलावा कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ईएसआई है, बोनस है, या स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस है, और भी कुछ हो सकता है। एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंडर में रख दिया जाएगा। ओके, इसके बाद आता है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन हो सकता है, बैंक इंटरेस्ट हो सकता है, डिवेंचर इंटरेस्ट हो सकता है, या लोन अरेंज करने का कोई भी एक्सपेंस हो, दैट इज कॉस्ट हो, अदर बोरोइंग कॉस्ट, ये भी आपका फाइनेंस कॉस्ट का आइटम हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद लाते हैं डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। देखिए यहाँ लिखे हैं डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, मोटर व्हीकल इक्विपमेंट, जो भी हमारा टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन होगा उसको लाएंगे। एमोर्टाइजेशन ऑफ इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, गुडविल रिटेन ऑफ, पेटेंट रिटेन ऑफ, अगर कोई रिटेन ऑफ होगा तो उसको यहाँ ले आना है। तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट का डेप्रिसिएशन ले आएंगे, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट रिटेन ऑफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। इसके अलावा लास्ट एक्सपेंस आता है अदर एक्सपेंस। जो भी एक्सपेंस बचा रह गया सब अदर एक्सपेंस के नाम से लिख देंगे। फिर भी आपको कुछ नाम लिख दिए हैं, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, रिपेयर मेंटेनेंस, ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस। ओके, बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, डायरेक्टर रेमुनरेशन, ऑडिटर्स फी या ऑडिटर्स रेमुनरेशन, मिसलेनियस या सन्ड्री एक्सपेंस, पोस्टेज, टेलीग्राम, ठीक है, एडवर्टीजमेंट, और एक नाम लिख देते हैं लूज टूल्स, कंज्यूम्ड, ठीक है, और भी कुछ हो सकता है। ये सारा एक्सपेंसेस लिख के प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा आपका टोटल एक्सपेंसेस। तो ऐसे आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा एक्सपेंस किस ग्रुप का आइटम है। यहाँ आपको एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस रख दिए, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस। इसके बाद जब स्टेटमेंट ऑफ पीएल में प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है, टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंस माइनस कर देते हैं, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। उस प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे प्रोविजन फॉर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसका एक रेट होता है, दैट टैक्स रेट दिया रहेगा, आइदर 30%, 35%, 40 और 50%, एज द केस में भी जो भी परसेंटेज ऑफ टैक्स देगा उस परसेंटेज को अप्लाई करेंगे तो प्रोविजन फॉर टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। इसको फिलअप कर देंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो ऐसे करके हमको स्टेटमेंट ऑफ पीएल बना लेंगे। तो फाइनल अकाउंट में ओवरऑल हम लोग को स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाना पड़ता है और बैलेंस शीट बनाना पड़ता है नोट्स टू अकाउंट के साथ। ठीक है, आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनो, ठीक है, पॉज करके लिखने का कोशिश करो, धीरे धीरे देखिए, आपको ये पूरा टॉपिक फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी समझ में आ जाएगा। और अगले पार्ट से हम लोग इसका प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।